नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था पहले ही कि हम लोग 1 ईयर का करंट अफेयर यहाँ कवर करने वाले हैं यूपीएससी के लिए। तो उस सीरीज का पहला पार्ट हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम पहले पॉलिटी का करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे कि पॉलिटी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ कि 13 से 15 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आते हैं पॉलिटी में। देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपीएससी में। और दूसरी चीज, उसमें आउट ऑफ आ सकते हैं। मतलब अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि पूरे के 15 में 15 आपके आ सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज, यहाँ पर जो ये पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं इसमें बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे। और हम आपको बता दें कि ऐसी पॉलिटी हम पढ़ाएंगे इंटरलिंक करके कि अगर आपने एक बार भी पॉलिटी अपने आप से पढ़ी है और यहाँ पर जो पढ़ाऊँगा मैं वो पढ़ के जब देखेंगे ना, तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वास्तव में उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र रखिए और ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबकी हेल्प हो पाए। यार, अब करंट अफेयर है, जानते हैं, ये आते हैं। देखिए, पूरा का पूरा पेपर इंटर, ये कहते हैं कि जो है वो करंट होता है, ये भी नहीं है। इंटरलिंक होती हैं चीज़ें। यूपीएससी में करंट जैसी चीज़ें हो इंटरलिंक होती हैं, आपको स्टेटमेंट में दिखती हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि करंट अफेयर यूपी पीसीएस या फिर जो है स्टेट एग्जाम में और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो उन जैसा करंट अफेयर नहीं आता कि पूछ लिया कि हाँ फलानी चीज़ कैसे है, ऐसे इस टाइप में नहीं है। आएगा तो इक्का दुक्का या 4-5 क्वेश्चन आ जाए बहुत, लेकिन लिंक करके आएगा। तो वो पूरी पॉलिटी आपकी यहाँ रिवीजन हो जाएगी और करंट का करंट तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है पॉलिटी में करंट अफेयर, हमने जैसे बता रखा है कि वही पढ़ना है। ये आपकी स्लाइड है, इसमें जो नोट करने वाली बात यह है, ये अप्रैल 2022 से करंट अफेयर है दिसंबर 2022 तक। ठीक, दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर इसमें है। ठीक, अब आगे देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है वो है इसमें फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट क्या होता है, उससे संबंधित आर्टिकल्स इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल हम कनेक्ट करेंगे। यूपी पीसीएस अदर स्टेट की बात कर लें, उसमें वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, फ्लोर टेस्ट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट आ सकता है वो कैसे आ सकता है। और अभी ये सियासी संकट जो चल रहा है, किसके संदर्भ में फ्लोर टेस्ट है पूछा गया है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं कि जो वहाँ के प्राइम सीएम हैं आपके शिंदे करके, तो एकनाथ शिंदे, और उनके द्वारा जो है वो बगावत कह दीजिए या फिर ये कह दीजिए कि उन्होंने ये कहा कि शिवसेना हमारी है। और वहीं पर जो आपके उद्धव ठाकरे जी हैं, जो उसके पहले सीएम थे, उनके द्वारा कहा गया कि शिवसेना हमारी है और शिवसेना के सारे विधायक एमपी सब हमारे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना वो 2 गुटों में बंटने के लिए तैयार थी। अब बंटने के लिए तैयार थी, तो अब उसी के लिए, अब जब भाई एक बात बताइए कि शिवसेना वो बोल रहे हैं हमारी है और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं ये हमारी है, क्योंकि मानते उनको भी थे शिवसेना, मतलब बाला साहब ठाकरे जी थे जो उनको भी उसी प्रकार से मानते थे जिस प्रकार से वो क्या कहते हैं आपके उद्धव ठाकरे को मानते हैं, ठाकरे जी को मानते थे। तो कहने का मतलब है कि अब दोनों में ये होड़ लगी कि हमारी पार्टी है, वो कह रहे हैं हमारी पार्टी है, तो सीधी बात है कि विधायक कहाँ जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरे पास जो शिवसेना के पार्टी के विधायक हैं उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त है हमें। और वहीं पर उनके द्वारा कहा गया, क्या कहते हैं, ठाकरे साहब के द्वारा कहा गया कि हमको पूरा समर्थन प्राप्त है। और उन्होंने एक लिस्ट बनाई 55 विधायकों की। ठीक, 55 से 56 विधायक, एग्जैक्टली मुझे संख्या नहीं पता, लेकिन शायद इसे समथिंग में कुछ थे। लिस्ट बनाई, इतने विधायक हमारे पास हैं और जो है मैं सरकार बनाने का दावा पेश करूंगा। उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। पेश करने के बाद अब सीधी बात है कि जब दावा पेश करेंगे तो जो सरकार चल रही है ऑलरेडी, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो क्या करेगी, क्योंकि वो तो कह रही है कि मेरे पास बहुमत है। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराया गया।
फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार इसी के संदर्भ में आया कि चलो एक काम करते हैं, जनमत करा जैसे अपने यहाँ होता नहीं है कि चलो वो करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं, विधायक कैसे चुना जाएगा, 4 लोग खड़े होते हैं उसके बाद वोटिंग होती है, इस टाइप से वहां पे हुआ ये कि चलो एक काम करते हैं, जो चुने हुए विधायक हैं उनमें से कि किसको जो है एकनाथ शिंदे को कि ठाकरे जी को किसके मत में इनका जो है वोट जाता है, इसके लिए हम फ्लोर टेस्ट करवाएंगे और जो जीता वही सिकंदर और वही सीएम की कुर्सी बैठेगा। और फाइनली हुआ यही कि एकनाथ शिंदे जीते, बीजेपी के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और सीएम बने एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री बने वहां के देवेंद्र फडणवीस करके उस नाम है उनका। ठीक है, तो देखिए हमारा कहने का मतलब यहां पर हम किसी प्रकार के पार्टी वाइज सिस्टम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ, ये राजनीतिक घटनाक्रम, ये यूपीएससी में नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि संदर्भ कहां से लिया गया, आया क्यों लाना पड़ा, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके एवज में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। उससे संबंधी अधिकार क्यों आया भाई, फ्लोर टेस्ट आया तो फ्लोर टेस्ट का जो अधिकार था वो था किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल को शक्तियां किसने दी, संविधान ने दी। संविधान में ये चीजें हैं तो ये चीजें हमें डिस्कस करनी है क्योंकि यूपीएससी में आ सकता है। आप समझ में आया। दूसरी चीज ये कि थोड़ा आवाज मेरी थोड़ा अजीब टाइप की लग सकती है क्योंकि मुझे जुकाम बहुत ज्यादा हुआ है, तो बीच बीच में अगर खांसी भी आ जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बस इतना है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए और साथ देते रहिए। गारंटी बता रहा हूं कि एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है और मेरा ऑप्शनल भी रहा था। तो चलिए बिना देर किए हुए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया पहले ही, हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है, वही हमने अभी तक पूरा डिस्कस किया है। आइए देखते हैं बिना देरी के कि फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के संवैधानिक, मैंने बोला ना संविधान में है तो वो संविधान का पालन कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या अधिकार है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें निकलेंगी। देखिए यहां पर अनुच्छेद 174 ये 174 है आपका, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये पेन क्यों नहीं चल रही भाई, देखते हैं। नहीं चलेगी क्योंकि ऑलरेडी ये कलर में है तो कलर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मार करते हुए चलेंगे। तो अब ये देख लीजिए कि अनुच्छेद 174 ये आईएमपी है, इसको नोट रखिए। देखिए अनुच्छेद तो इतने सारे हैं कि आप सब तो याद कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो जो न्यूज में है, जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं न्यूज में ना, आप उन्हीं को तैयार कर डालिए, बस आपके क्वेश्चन हो ही जाएंगे। अनुच्छेद तैयार है, कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अनुच्छेद तैयार रहेंगे तो आपको याद रहेगी लाइन, वहां पर आपको बस पहचानना ही तो है, काम खत्म। तो हमारे जो संविधान की बुक है उसमें सीधा सीधा अनुच्छेद 174 में यह मेंशन किया गया है कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, ध्यान से सुनिएगा, राज्य विधानसभा को बुलाने, उन्हीं विधायकों को जिन विधायकों के लिए राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे जी दोनों कह रहे हैं ये हमारे हैं, उनको बुलाने, उनको बुलाया जाएगा कहां पर, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, उसी में भंग करने, उसे भंग करने और सत्रावासन, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि ये इतनी, यहां से एक सत्र स्टार्ट हुआ, यहां पर जाकर के एंड हुआ, फिर उसका नेक्स्ट सत्र अगले में चलेगा, उसके लिए फिर से नई सूचना दी जाएगी। सत्रावासन मतलब समझ सकते हैं कि वो पूरा का पूरा जो सत्र चल रहा था इतनी तारीख से इतनी तारीख चलना, उसकी समाप्ति हो गई। ये नहीं कि कुछ और हो गया, बस इतना ही होता है। और उस अगर दूसरा अब सत्र आएगा, जैसे बोलते हैं शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, और क्या कहते हैं, फिर अब 3 सत्र तो नॉर्मली होते ही हैं, लेकिन जो है मिनिमम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। तो जैसे वो बोलते हैं तो सीधा सीधा यही है कहने का, सत्रवासन एक अधिसूचना जारी कर करके अब बैठक, अगली बार जो सूचना आएगी उसके बाद से स्टार्ट होगी। सूचना आएगी मतलब अब खत्म हो गया सेशन पूरी तरह से। जैसे आप सपोज दैट लेक्चर देखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टीचर का लेक्चर देखते होंगे, लेक्चर में क्या होता होगा कि 0 से लेकर के और 20 मिनट की वीडियो होती है, ठीक है, 20 मिनट की वीडियो होती है। तो 20 मिनट की वीडियो में तो आप 0 से 20 मिनट तक देखते हैं, उस दिन का वो मान लीजिए केवल सिंगल लेक्चर हो, या पूरे उस हफ्ते में केवल एक ही लेक्चर कोई व्यक्ति देता हो, या पूरे महीने में एक ही लेक्चर देखता हो, तो वो 20 मिनट ही वो आपका एक सत्र है पूरा का पूरा। 20 मिनट आप देखोगे, उसके बाद नेक्स्ट 1 महीने बाद आपका वो लेक्चर आएगा। तो वही सेम चीज है, सत्र स्टार्ट हुआ और सत्रावासन हुआ तो अगला सत्र नेक्स्ट सेशन में आएगा।
मतलब जब ग्रीष्म या शीत ऋतु में बुलाया जाए, ठीक इस टाइप का। ठीक, आगे देखते हैं। सत्रावसन करने का अधिकार देता है, तो ये किसका काम, इसको अनुच्छेद 174 का काम है राज्यपाल को वह शक्ति देना जिसमें सीधा सीधा विधानसभा को बुलाना, भंग करना और सत्रावसन करना हो। ठीक, आगे संविधान की बात करें, संविधान का अनुच्छेद 174 जिसमें लिखा हुआ है, ये बेसिकली आदत बनी हुई है मार्क करने की, तो उसकी वजह से ऐसा है। हाँ, लिखा हुआ है इसमें संविधान का अनुच्छेद 174 जिसमें लिखा है 174 का 2 का बी, मतलब संशोधन हुआ होगा कुछ, इसीलिए 2 और बी, इसी का ए भी होगा, इसका 1 भी होगा। तो ये इसीलिए लिखा जाता है कि इसी 174 में कोई और संविधान संशोधन ऐड करके यहां पर लाया गया होगा, इसीलिए 2 के साथ में 174 का 2, अगर 174 का 1 होता तो ए होता, ये 2 है तो बी है, इसीलिए वो आ रहा है। इसमें कुछ और प्राविधान को शामिल किया गया होगा। राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि राज्यपाल को कैबिनेट किसके दम, कैबिनेट जो है वो बेसिकली होती किसके लिए है, वो होती है सलाह देने के लिए। तो वही कह रहा है कि कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री उसे सलाह प्रदान करे। मतलब कि कैबिनेट दे सलाह, ठीक है, लेकिन उसका मुखिया कौन है, कैबिनेट का मुखिया है कौन, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भी अगर इन चीज को रिकमेंडेशन में डाल के कह देगा कि हाँ अब ये सत्र या फिर ये विधानसभा भंग है करनी है, हमें फिर से चुनाव करवाने हैं, तो फिर राज्यपाल का ये अधिकार है। राज्यपाल क्या करेगा, सीधा सीधा उसको विधानसभा को भंग कर देगा और नए चुनाव की घोषणाओं का एक प्रपत्र तैयार होगा जो कि चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, वो इनका काम नहीं होगा। ठीक, जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है। अगर हाँ भंग कर दे, अब ये कह सकते हो कि भंग कर दिया, तो हाँ अगर कोई दूसरी पार्टी भी है और जो बहुमत के लिए कहती है कि हाँ जो है हमारे पास जो है बहुमत है, बीच में ये तो देखिए कई प्रकार के प्राविधान है ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक सत्र पूरा का पूरा टर्म पूरा हो जाए, 1 से लेकर 5 साल का वो पूरा हो जाए, तब भंग हो जाए। बीच में भंग हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि दूसरी पार्टी के पास अगर बहुमत है तो वो आकर के सिद्ध कर दे और सरकार बना ले, कोई दिक्कत नहीं, तो चुनाव नहीं होगा। नहीं तो सोचो कि भंग हो गया तो तुरंत चुनाव होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब ये तो टर्म पूरा हो जाए, चुनाव होगा, या फिर बीच में हो रहा है तो किसी के पास कोई बहुमत ना हो, त्रिकोण से सरकार बन जाती है और कोई सरकार बनाने के काबिल ना हो अगर किसी भी एंगल से, तब हो सकता है चुनाव हो जाए। ठीक, नहीं तो कोई ना कोई तो बना ही लेता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, स्टार्टिंग से ही किसी के पास बहुमत नहीं था, तो बीजेपी ने और कांग्रेस ने, उसके बाद फिर वहां के जो लोकल शिवसेना ने, सबने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास भाई बहुमत नहीं है, मैं सरकार नहीं बना सकता। सबको निमंत्रण भेजा गया था राज्यपाल के द्वारा कि आप आइए सरकार बनाइए, लेकिन कोई नहीं गया, बेसिकली किसी के पास भी बहुमत नहीं था। तो ऐसा है। ठीक, अनुच्छेद, अब ये तो अनुच्छेद की बात थी, संविधान का अनुच्छेद 174 में इतना कहा गया है। अनुच्छेद 175 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 175 के 2 के अनुसार कहा गया है राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है। ये सारी चीजें स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ लेता है, डायरेक्ट का डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। पूरा जो कहानी और किस्सा बताया वो इसीलिए तो बताया कि किस लिए फ्लोर टेस्ट आया, किस लिए आह्वान किया जाता है। भैया ये पता तो लगे कि वो भी कह रहे हैं हमारे पास है, वो भी कह रहे हैं हमारे पास है, वो कोई कह रहा है हमारे पास 55 विधायक है, कोई कह रहा है हमारे पास 100 विधायक है। भैया आप एक सीधा सीधा मत करवा लो, बता दो हमारे पास इतने विधायक हैं, इसलिए वो टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हालांकि राज्यपाल संविधान याद रखिएगा, संविधान मेंशन रहेगा यूपीएससी के एग्जाम में। अक्सर यूपीएससी स्टेटमेंट में लिखते समय ना, जब संविधान वर्ड का इस्तेमाल करे ना, तो समझ लीजिए सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, और वैसे से स्टेटमेंट देती है कि आप देखते ही जान जाएंगे कि हाँ संविधान के अकॉर्डिंग है ऐसी चीजें कि नहीं है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको क्या कहते हैं, वो कार्यात्मक आदेश के द्वारा बनाया गया है, तो यूपीएससी उनको शामिल करके सीधा सीधा बोल देती है इन चीजों को, ऐसी सी चीजें हैं क्या संविधान के अनुसार, काम खत्म।
आप समझेंगे संविधान में ही हुआ होगा, लेकिन नहीं भैया, संविधान में मूलभूत संविधान भी लिख देता है कभी कभी। मूलभूत संविधान में है क्या? अब मूलभूत संविधान मतलब जब संविधान बना तब की बात कर रहा है, उसके बाद अमेंडमेंट करके चीजें ले आई गई हैं, संविधान में है लेकिन मूलभूत संविधान में नहीं थी भाई, ये समझना पड़ेगा डिफरेंस हमें। तो संविधान में तो है ही, आ गई बाद में, अमेंडमेंट करके लाई गई, संविधान संशोधन किए गए, उसके लिए उसको उनको रखा गया, लेकिन मूलभूत संविधान में वो चीजें नहीं थी। वो वही पूछ रहा है और वही बारीकी है यूपीएससी की। तो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालांकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 भी इंपॉर्टेंट आ गया। अब यहां पर देखिए कितने अनुच्छेद आ रहे हैं, ये अनुच्छेद आपको मेंस में भी लिखने हैं, नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे इससे। अनुच्छेद 163 के अनुसार ही उपरोक्त शक्ति जो ऊपर दी हुई है उसका प्रयोग कर सकता है। विवेकाधीन शक्ति की बात कर रहा होगा तभी ऐसा बोल रहा है, जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता और सलाह पर कार्य करता है। ठीक, जब सदन में होता है, जब सदन सत्र में होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब सदन सत्र में हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था सत्र चलते हैं मिनिमम टू मिनिमम 2 बार तो मिलना ही है, तो जब सत्र चल रहे होंगे तो वही बोल रहा है कि सदन सत्र में हो, 1 तारीख से 15 तारीख डिक्लेयर है तो इनके बीच की बात कर रहा है, तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है। अधिसूचना जारी कर दी वहां पर, अध्यक्ष बुला लेगा यहां पर, लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अविष्ट शक्तियों जो किसी के पास नहीं है का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। किसके लिए? फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कह देगा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, और जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वो फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और जिसके विपक्ष में मत आएगा उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन सत्र में होने पर अध्यक्ष करेगा, सत्र में ना होने पर कौन करेगा? राज्यपाल कहेगा, और वो करेगा कौन? विधानसभा अध्यक्ष। और ये किसके अंतर्गत होगा? जब सत्र में नहीं होता है तब ये बात हो रही है। जब सदन में सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट करवाता है, और जब विधानसभा सत्र में नहीं होता तो अनुच्छेद 163 का पालन होता है। किसका? अनुच्छेद 163 ही लगता है वहां पर। जब सदन सत्र में ना हो और राज्यपाल ऐसी अधिसूचना जारी करे कि फ्लोर टेस्ट होना है, तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा वो फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और कंडक्ट करवा करके किसी एक पक्ष में निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, याद रखिएगा, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां बहुत हैं, राष्ट्रपति से ज्यादा ही हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियां, क्या मतलब एक प्रकार समझ लीजिए कि शक्तियां हैं ही नहीं, नॉर्मली मतलब विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, मतलब शक्तियां तो हैं लेकिन विवेकाधीन नहीं है। तो विवेकाधीन एक ही शक्तियां हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि, तो कहने का मतलब है एक शक्तियां हैं, जब राष्ट्रपति का त्रिशंक बन जाए ना मामला, तो वो जो चुनाव होता है ना, जब किसी के पास कोई बहुमत ना हो तो वो बुलाया करके उसको शपथ दिला ले, वो कहीं नहीं जा सकती शक्तियां कि वो विवेकाधीन है, वो भी वाद विवाद की बात है। तो आइए देखते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 163 जो कि मैंने पहले बताया कि 1 में कहा गया है, यहां पे देखिए अनिवार्य लगा है, और यूपीएससी के जब पॉलिटी का पेपर आप कर रहे हो, उसमें पॉलिटी का सेक्शंस कर रहे हो, तो उसमें अनिवार्य लगा हो तो आश्चर्य मत मानिएगा कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि कंप्लीटली और अनिवार्य इस टाइप के जो शब्द भी होते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रीम वर्ड होते हैं ये हमेशा गलत होते हैं। पॉलिटिक केस में नहीं होता है ऐसा, हाँ इक्का दुक्का हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट 90% सही होते हैं। तो अनिवार्य रूप से जैसे लिखा हुआ है, तो अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिए और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिए। यह सीधा सीधा कह रहा है कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है, 163 के 1 में कहा गया है कि अनिवार्य रूप से संविधान कहता है, यह बिल्कुल करना ही है कि राज्यपाल किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल, ध्यान सुनिएगा कि राज्यपाल जो अपनी विवेकाधीन शक्ति की बात करता है वो केवल उन मामलों तक ही सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से लिखा गया हो, जहां संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया हो, निर्दिष्ट किया गया हो, शामिल किया गया हो। ठीक, कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिए,
ये लिखा गया हो कि अब राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना है, वहां पर किसी की नहीं सुननी है और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिए, ठीक है, वहीं पर यह लागू होगा, अन्यथा नहीं कि कुछ भी करता फिरे। ठीक, आगे कह रहा है कि राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो और उसका समर्थन बहस योग्य हो कि समर्थन है कि नहीं है, जैसा कि पहले मैंने एक स्टोरी बनाई थी पूरी की पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर, उस पे, ठीक, आप उस पे बोल सकते हो। आमतौर पर जब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है तब उन्हें बहुमत खो दिया है तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक भाई, सीधी बात है कि जब ये लगेगा, संदेह होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि विपक्ष भी यही मांग करेगा और खुद भी यही चाहेंगे कि एक बार टेस्ट हो ही जाए। क्यों जो है समाज की नजरों में हमें जो है नीचा गिराया जाए, क्योंकि बहुत सारी बेइज्जती होती है ना उसमें कि अरे नहीं भी सरकार नहीं है और जो है बहुमत नहीं है फिर भी सरकार चला रहे हैं और दुनिया भर की बहुत सारी बातें होती हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। तो फ्लोर टेस्ट जो है राज्यपाल कंडक्ट करवाने के लिए बुला लेता है कि आ जाओ भाई कर लो। कई मौकों पर अदालतों ने भी यह स्पष्ट किया है कि जब सत्तारूढ़ मतलब जो सत्ता दल की पार्टी है, दल का बहुमत सवालों के घेरे में हो तो जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट मतलब उनका जनमत कराया जाए कि जो वहां के विधानसभा के सदस्य हैं, जन हैं, उनका मत क्या है, वो बता सके कि उनका मत कैसा है, किसके पक्ष में है, क्या वो इनके साथ एक्स के साथ जाना चाहते हैं कि वाई के साथ जाना चाहते हैं, और जिनके भी पक्ष में मत आए वो सरकार बनाए, यही बात कहते हैं। फ्लोर टेस्ट बुलाने में राज्यपाल की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार क्या है वो भी जान लीजिए। 2016 की बात कर रहा है, एक प्रकार से आप ये भी समझ लीजिए कि 2016 में क्या यूपीएससी का जब पेपर होगा तब तो आएगा ही आएगा, 2023 में भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कहां से कब कोई क्वेश्चन पूछ ले, वो 2 साल 2.5 साल पहले का करंट अफेयर पूछ लेती है, वो पढ़ते रहो पूरी जिंदगी करंट अफेयर साल भर का। तो इसीलिए जब बैकग्राउंड दिया जाता है ना, तो बैकग्राउंड के साथ पूरा अभी तक का जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है ताकि दिक्कत ना आए। तो ये कह रहा है कि 2016 में नाबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स, ध्यान से सुनिएगा, 2016 में नाम थोड़ा कठिन है, नाबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष। बेसिकली ये नाम कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी पूछ लेती है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामला की हम बात कर रहे हैं, मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सदन को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल में निहित नहीं है, इसका उपयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ किया जाना चाहिए कि ना कि केवल और केवल राज्यपाल के विवेक पर। कहने का मतलब यह है 2016 में सीधा उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के विवेक पर यह डिपेंड नहीं, हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि राज्यपाल अपने विवेक की शक्ति के द्वारा सत्र बुला सकता है। ठीक, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता ये कहती है कि हाँ जो है वो सदन का सत्र बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट करवाया जाए तो भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक, न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल एक निर्वाचित प्राधिकारी नहीं है, ठीक है, वह केवल राष्ट्रपति का नामांकित व्यक्ति है। ऐसा नामित व्यक्ति का राज्य विधानमंडल सदनों का गठन करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों पर अधिभावी अधिकार नहीं हो सकता। अधिभावी मतलब कि उनके ऊपर अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं होता, उसको तो केवल नॉमिनेट किया गया है कि भैया तुम इस काम को करो, लेकिन वो अपने विवेक से ही सारा काम करेगा। तो जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि गए हैं उनका काम क्या होगा, फिर उनका फायदा क्या हुआ, इतने बड़े सिस्टम, इतने बड़े तंत्र का फायदा क्या हुआ जब सीएम की बात माननी ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा दिल्ली में हमारे यहाँ 70 सीटें हैं, 70 सीटें हैं, और ऊपर से हम यहाँ पर हाईकोर्ट भी है अपना दिल्ली का, केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पर चुनी हुई सरकार आती है और उसको लिमिटेड पावर है भूमि, सड़क, पुलिस, ये सारी चीजें छोड़ के। ठीक, ये ऐसे बोला जाता है। तो आप एक बात बताइए, भूमि, पुलिस, इन सारी चीजों के विवाद को नहीं कर सकती सॉल्व कौन सी ये जो है आपकी दिल्ली सरकार, लेकिन एलजी और ये जो चुनी हुई सरकार है इनके बीच आए दिन
उसके बावजूद ये पता है कि सारी चीजें हमारी डिक्लेयर है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि वो अधिकार के भी बिहार पे होता है, जैसा कि यहां बताया गया है कि अधिभावी अधिकार नहीं हो सकता इसके मामले पर। लेकिन केंद्र शासित में बेसिकली क्या होता है कि सीधा सीधा संविधान में भी ये मेंशन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला भी है, ऐसा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और अगर सरकार के बीच सरकार है अगर, तो किसी प्रकार की कोई भी जो गतिविधियां हैं अगर उस पर जो है विवाद होता है तो वो उसमें राज्यपाल की ही चलेगी, ना कि वहां की स्टेट सरकार की। और राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार, इस टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक, तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका को अधिशासित करने की अनुमति देना संविधान में प्रावधानों में निहित मजबूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संकेत नहीं देता। मतलब जो सामंजस्य हमारे संविधान ने बैठाए हैं वो अगर विवेकपूर्ण सारा कार्यक्रम राज्यपाल ही करेगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका। तो यही बात वो डायरेक्ट यहाँ बोल रहे हैं, विशेष रूप से इसीलिए क्योंकि संविधान की स्थापना मंत्री पद की जिम्मेदारी के सिद्धांत पर की गई है। ठीक है, आगे वर्ष 2020 में शिवराज सिंह चौहान, अब 2020 की बात देख लीजिए। यहां पर हमने अभी इसके पहले का जो केस पढ़ा वो अरुणाचल प्रदेश का था, अभी मध्य प्रदेश का आ गया है बनाम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश विधानसभा। और अन्य सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की शक्तियों को बरकरार रखा कि यदि प्रथम दृष्टया कोई विचार है कि सरकार ने अपना मत खो दिया है तो शक्ति परीक्षण हेतु तो बुलाने के लिए स्पीकर की शक्तियां जरूरी हैं, या फिर जैसे की तैसी जैसे ही हैं वैसे ही रहेंगी। मतलब कहने का कि जैसे स्पीकर ने बोला कि हम शक्ति मत परीक्षण नहीं करवाएंगे अभी, जो सरकार चल रही है चलने दो, तो भैया उसको पावर है, ये कहना चाहता है उच्चतम न्यायालय। जैसे कि तैसी ही रहेंगी, मतलब जैसे कि तैसी नहीं है, उल्टा मत सोचने लगना, मतलब जैसी थी वैसी ही रहेंगी। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि शक्ति परीक्षण हेतु तो बुलाने के लिए स्पीकर की जो शक्तियां हैं वो वैसे की वैसी ही हैं जैसी थी। ठीक, उनको बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में भी। ठीक, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य में स्पीकर की शक्तियों में फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्ति को बरकरार रखा यदि प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। यदि प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तो फिर राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जहां राज्यपाल के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, और इस मुद्दे का मूल्यांकन फ्लोर टेस्ट के आधार पर होता है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल करवाता है। मतलब बुलाता तो है राज्यपाल, बुला सकते हैं क्या कहते हैं आपके अध्यक्ष भी, लेकिन शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्यपाल को। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो राज्यपाल ये चीज को करवा सकता है, किसी बहुमत की बात होती है तो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 163 और 174 ये दो अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत राज्यपाल कब कराएगा और विधानसभा अध्यक्ष कब करवाएगा। मतलब कि सदन सत्र में है तब की बात कब क्या होगी, सदन सत्र में नहीं है तब क्या होगा, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको आप ऊपर जैसे मैंने बताया है जरूर समझते हुए चलिए। राज्यपाल बुलाता जरूर है, लेकिन विधानसभा के अंदर कंडक्ट कौन करवाता है? वो करवाता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक, फ्लोर टेस्ट के विषय में आगे हम देखते हैं। फ्लोर टेस्ट में या बहुमत के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाना शब्द है। ठीक है, और सीएम के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत और बहुमत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिए अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हो तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक, और विशेष सत्र बुलाया सकता है। कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया सकता है जो मतदान के लिए उपस्थित नहीं थे। तो कुल मिलाकर के फ्लोर टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ, सारे संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट किए, 2 नंबर भी आपके पक्के हुए। किसी न किसी एग्जाम में, यूपीएससी में तो आना ही है या स्टेट एग्जाम में आपसे जरूर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। और
इसी के साथ पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड टॉपिक है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उनमें भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।